राष्ट्रगर में हम वो कहानियां, वो किस्से, वो फैक्ट्स आपके लिए लाते हैं जो आपको देश पर गर्व करने का और मौके दे सके। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी था जिसे आजाद होने में 14 साल और लग गए। उसे आजाद कराने के लिए भारत की तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर पहली बार अपने ही देश में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। राष्ट्रगर में आज इसी युद्ध की हैरतअंगेज कहानी जो आपको और भी राष्ट्रगर्व से भर देगी। आज जिस तरह ईरान अमेरिका युद्ध पर दुनिया दो खेमों में बटी हुई दिख रही है, उस युद्ध को लेकर भी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। तब अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया था। नेटो की सैन्य कार्रवाई का बड़ा खतरा भी हम पर मंडरा रहा था, लेकिन हमारी सेना ने बड़ी सूझबूझ और रणनीतिक तैयारी से उस युद्ध को 36 घंटे में जीतकर दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का एहसास करा दिया था। मैं बात कर रहा हूं यूरोप के देश पुर्तगाल के खिलाफ भारत की बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की, जिसके लिए दो महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए गए, ऑपरेशन चटनी और ऑपरेशन विजय। यह बात सन 1961 के दिसंबर की है। इसे हमारे राज्य गोवा को आजाद कराने के अंजाम दिया गया, जिस पर 450 से ज्यादा सालों से पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा था। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने गोवा को अपना अभिन्न अंग बनाते हुए उसे आजाद करने और भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। यहां आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आजादी के बाद तुरंत गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जवाहरलाल नेहरू सरकार ने आखिर कोई कदम तब क्यों नहीं उठाया? राष्ट्रगर में उसकी चौंकाने वाली परतें भी खोलूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं ऑपरेशन चटनी और ऑपरेशन विजय की वो जबरदस्त कहानी जो आपको और ज्यादा राष्ट्रगर्व से भर देगी। गोवा, यह नाम सुनते ही आपके दिलो दिमाग में खूबसूरत तस्वीर उभरती है, जहां सैलानियों की भीड़ भाड़ वाले एक से एक खूबसूरत समुद्री बीच हैं। शानदार पार्टियों, सी फूड और एडवेंचरस नाइट लाइफ से भरा एक अलग जीवंत और लुभावना माहौल है। यहां की एक अलग अनूठी जीवन शैली है। इसीलिए क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा ये राज्य दुनिया भर में पॉकेट साइज पैराडाइज के नाम से मशहूर है। दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। लेकिन दिसंबर 1961 से पहले इसकी पहचान अलग थी। भारत के इस हिस्से पर पुर्तगाल का झंडा फहराता था, जो भारत से लगभग 12,500 किलोमीटर दूर है और यूरोप के आखिरी कोने का देश कहलाता है। भारत की आजादी के बाद भी गोवा हमारी धरती पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का आखिरी प्रतीक था। ऑपरेशन चटनी और ऑपरेशन विजय के जरिए भारतीय सेना ने गुलामी के उस आखिरी प्रतीक को भी ध्वस्त कर दिया। गोवा में मौजूद पुर्तगाली सेना को संभलने का मौका न देते हुए भारत ने मात्र 36 घंटों में गोवा को आजाद करा लिया। ऑपरेशन विजय की सफलता के पीछे भारतीय सेना की सटीक रणनीति, व्यापक तैयारी और तीनों सेना नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का बेहतरीन तालमेल था। दिसंबर 1961 की शुरुआत में ही भारतीय सेना ने इसके लिए लामबंदी शुरू कर दी थी। लक्ष्य पोंडा शहर पर कब्जा करना था, जो मध्य गोवा का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, जिसे 17 से 19 दिसंबर के दौरान अंजाम दिया गया। भारतीय सेना ने गोवा के पुर्तगाली इलाकों को उत्तर, पूर्व और दक्षिण 3 दिशाओं से घेरने की योजना बनाई। कर्नाटक के बेलगाम के रास्ते से एंट्री लेकर मुख्य हमला बोला गया। हमले से पहले भारतीय वायुसेना ने पुर्तगाली रक्षा चौकियों और रडार की स्थिति जानने के लिए कई टोही उड़ानें भरी। 18 दिसंबर की सुबह वायुसेना ने गोवा के एकमात्र हवाई अड्डे डाबोलिम और बम्बोलिम में वायरलेस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसके जरिए गोवा पुर्तगाल से सीधा जुड़ा रहता था। अरब सागर में भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत ने मोर्चा संभाल रखा था।
इस दौरान भारत के 16 युद्धपोतों ने 4 टास्क फोर्स में बंटकर ऐसी घेराबंदी की कि पुर्तगाल से सैन्य मदद और रसद गोवा पहुंचने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसे में पुर्तगाली सैनिकों ने डायरेक्ट वॉर की जगह पीछे हटने और पुल और सड़क जैसे बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की रणनीति अपनाई ताकि भारतीय सेना गोवा में एंट्री ही ना ले पाए। इसे नाकाम करने के लिए भारतीय सेना अपने साथ ब्रिजिंग इक्विपमेंट लेकर चल रही थी, जिससे महत्वपूर्ण जगहों में कुछ ही घंटों में मैकेनिक पुल बना लिया गया। इस महत्वपूर्ण पुलों पर कब्जे के लिए भारतीय सेना ने पैरा ट्रूपर्स उतार दिए थे। इस तरह 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना की टुकड़ियों ने गोवा के उत्तर पूर्व में मौलीगुइम शहर पर कब्जा कर लिया। 18 दिसंबर को मुख्य हमला बोला गया। उत्तर से थल सेना की 50वीं पैरा ब्रिगेड ने पणजी की ओर कूच किया। 19 दिसंबर को भारतीय सेना पणजी पहुंची। भारतीय नौसेना ने मोरमुगाओ बंदरगाह पर तैनात पुर्तगाली जहाज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हराकर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना की रणनीतिक घेराबंदी ऐसी थी, भारी सैन्य दबाव ऐसा था कि तब गोवा के पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के लिए यह बड़ी जीत थी क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, जिसके चलते इस युद्ध ने भारत पर नाटो के हमले की गुंजाइश बना दी थी। पुर्तगाल अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो का सदस्य था और इसी की आड़ लेकर पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार ने 1947 से 1961 तक गोवा पर कब्जा बनाया। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आशंका से गोवा पर मिलिट्री एक्शन की कोशिश नहीं की कि इससे नेटो को भारत पर हमले का मौका मिल जाएगा। महात्मा गांधी चाहते थे कि गोवा को पुर्तगाल से आजादी दिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई की जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने सॉफ्ट रवैया अपनाए रखा। वो चाहते थे कि बातचीत से यह मामला सुलझा लिया जाए, लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार ने उनकी कोशिशों को भाव ही नहीं दिया। 18 दिसंबर को भारतीय सेना गोवा की राजधानी पणजी में घुसी तो गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासोलो ई सिल्वा एक शादी समारोह में व्यस्त थे, क्योंकि पुर्तगाल यह मानकर चल रहा था कि नेटो के हमले के डर से भारत गोवा को छोड़ने के लिए सैन्य हमला नहीं करेगा। लेकिन भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कराने का सीक्रेट प्लान बना लिया था। इसके लिए दिसंबर की शुरुआत में गोवा में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन चटनी लॉन्च किया। यह गोवा की पुर्तगाली सरकार पर अटैक से पहले वहां की निगरानी करने और टोह लेने का सीक्रेट ऑपरेशन था। इसके लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को गोवा के समुद्र में तैनात किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुर्तगाली युद्धपोत कहां तैनात है। पुर्तगाली सेना की रसद, लॉजिस्टिक और उनके जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि ऑपरेशन विजय के दौरान कोई पुर्तगाली जहाज चुपके से गोवा से बाहर न निकल सके और बाहर से कोई मदद न ले सके। भारतीय सैन्य अभियानों में अक्सर कोड नेम दिलचस्प रखे जाते हैं। ऑपरेशन चटनी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह मुख्य हमले के लिए जमीन तैयार करने वाला मिशन था। जैसे स्वागत भोज में मेन मेन्यू में सबसे पहले चटनी और सलाद की तैयारी की जाती है। इसे उसी रणनीति के तहत लॉन्च किया गया था। जब 17-18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ तो भारतीय नौसेना को पहले से पता था कि उन्हें किन किन पुर्तगाली जहाजों को निशाना बनाना है। इस मिशन में आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तलवार जैसे आधुनिक फ्रिगेट्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने गोवा के तट के इतने करीब गश्त की कि पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय जहाजों की मौजूदगी का साफ एहसास हो गया और इससे उनके बीच मानसिक खौफ पैदा हो गया। और रही सही कसर आईएनएस विक्रांत ने पूरी कर दी, जो उसी साल हमारी नौसेना का हिस्सा बना था। गोवा की मुक्ति के दौरान पुर्तगाली युद्धपोत अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और भारतीय नौसेना के बीच हुआ मुकाबला इस ऑपरेशन का सबसे रोमांचक हिस्सा था। यह आधुनिक भारतीय नौसेना का पहला समुद्री युद्ध था। गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर तैनात अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत आईएनएस बेतवा, आईएनएस व्यास और आईएनएस कावेरी 18 दिसंबर 1961 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भारतीय जहाजों ने पहले पुर्तगाली युद्धपोत को आत्मसमर्पण का संकेत दिया, लेकिन उसने जवाब में गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में भारतीय युद्धपोतों ने अपनी 4.5 इंच की तोपों से सटीक निशाना साधा। आईएनएस बेतवा के गोलों ने अल्फोंसो के संचार रडार और गन कंट्रोल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया।
भारतीय गनर्स ने इतनी सटीकता से वार किया कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का बॉयलर रूम और इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस युद्धपोत पर आग लग गई और वो एक तरफ झुककर डूबने लगा। कैप्टन एंटोनियो दा कुन्हा ने इसे पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए इस पर सफेद झंडा फहराकर रेतीले किनारे की ओर इसे मोड़ दिया ताकि चालक दल के सदस्य बच सके। ये सरेंडर का प्रतीक था। भारतीय नौसेना ने तुरंत गोलीबारी रोक दी। इस क्षतिग्रस्त जहाज पर कब्जा कर लिया गया। बाद में इसे एक युद्ध स्मारक के रूप में मुंबई लाया गया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली नौसेना का सबसे गौरवशाली जहाज माना जाता था, जिसका नाम पुर्तगाल के महान विजेता अल्बुकर्क के नाम पर था। अल्बुकर्क सन 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत चुके थे। तब से लेकर 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के पास रहा। इस लड़ाई में युद्धपोत अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के डूबने से पुर्तगाल की हिम्मत टूट गई। अफोंसो डी अल्बुकर्क एक प्रसिद्ध पुर्तगाली सेनापति और खोजी यात्री था। उसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा के अलावा फ्रांस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक को जीत रखा था। इस तरह पूरे इलाके के व्यापार पर उसका कब्जा था। जिस तरह ईरान आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दावा ठोकता है, वहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों से लेवी यानी टैक्स वसूलने की धमकी दे रहा है। अल्बुकर्क के दौर में पुर्तगाली वैसे ही गोवा, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलता था। उसी के नाम पर पुर्तगाल ने अपने आधुनिक युद्धपोत का नाम भी रखा था। पुर्तगाली युद्धपोत अल्फोंसो डी अल्बुकर्क लगातार मोर्मुगाओ बंदरगाह और अंजुदेब द्वीप के बीच गश्त लगाता था और भारतीय जहाजों की गतिविधियों की रिपोर्ट सीधे पुर्तगाल सरकार भेजता था। इसके अलावा पुर्तगाल के कई फ्रिगेट्स पंजिम और मोर्मुगाओ के एंट्री पर तैनात थे। वो अपनी 120 mm की तोपों और मशीन गन से अक्सर फायरिंग करते थे ताकि भारतीय नौसेना को यह संदेश मिले कि वे किसी भी समुद्री अटैक को रोकने के लिए तैयार हैं। इसी धौंस वाली कार्रवाई के चक्कर में पुर्तगालियों से एक बड़ी गलती हुई। नवंबर 1961 में गोवा के अंजुदीप द्वीप पर तैनात पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय पैसेंजर जहाज साबरमती पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की, जिससे जहाज का एक इंजीनियर घायल हो गया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय मछुआरों की नाव पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कई मछुआरों की मौत हो गई। इन्हीं दोनों घटनाओं ने भारतीय सेना को पुर्तगाल पर सैन्य कार्रवाई का बड़ा मौका दिया। उसके बाद जो हुआ वो राष्ट्र गर्व की कहानी। गोवा की मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय की रणनीति इस तरह तैयार की गई थी कि पुर्तगाली सेना को संभलने या नेटो देशों से बाहरी मदद का समय ही नहीं मिल सके। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल पीएन थापर ने इस खुफिया ऑपरेशन की जिम्मेदारी तब दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेएन चौधरी को सौंपी थी। उन्होंने आर्मी की 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन को सेंटर में रखकर पूरी रणनीति तैयार की थी। उसे कर्नाटक के बेलगाम के रास्ते से हमला बोलना था। ब्रिगेडियर सगत सिंह की 50वीं पैरा ब्रिगेड को 17वीं इन्फेंट्री की मदद के लिए महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी की तरफ से हमला बोलना था। उन्होंने बिजली की तेजी दिखाई और 50वीं पैरा ब्रिगेड के हमले को मुख्य हमले में बदल दिया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही पणजी में तिरंगा झंडा फहरा दिया। तय प्लान से कई घंटे पहले ही उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी। पुर्तगालियों ने पणजी और बेतिम को जोड़ने वाले सभी रास्तों और पुलों को नष्ट कर दिया था ताकि भारतीय टैंक और गाड़ियां राजधानी में न घुस सकें। पुर्तगाली कमांडर ये सोचकर निश्चिंत थे कि पुल टूटने के बाद भारतीय सेना को नदी पार करने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर सगत सिंह की स्फूर्ति ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। उनके पास भारी वाहन या नदी पार करने के आधुनिक उपकरण नहीं थे। ऐसे गोवा के दो बड़ी और रणनीतिक नदियों मांडवी नदी और शाहपुरा नदी को पार करने के लिए उन्होंने सेना के भारी मैकेनिकल पुलों के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्थानीय नावों, स्टीमर और लकड़ी के लट्ठों से बनी राफ्ट से अपने सैनिकों को लेकर पणजी में घुस गए और गोवा की आजादी तय कर दी। ये भारत के सैन्य इतिहास की सबसे तेज और निर्णायक कार्रवाई मानी जाती है। ब्रिगेडियर सगत सिंह की बिजली की तेजी और गजब की रणनीति से पुर्तगाली सरकार इतनी बौखला गई थी कि उनके सिर पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम रख दिया।
पुर्तगाल से लेकर नेटो देशों में उन्हें पकड़ कर लाने वाले को मोटा इनाम देने के वांटेड वाले पोस्टर लगा दिए। ब्रिगेडियर सगत सिंह अपनी लंबी कदकाठी, रौबीली मूंछों और हमेशा पैराशूट रेजिमेंट की मैरून बैरेट टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। उनकी इसी विशिष्ट छवि और युद्ध क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया था। ब्रिगेडियर सगत सिंह को पुर्तगाल सरकार से जारी इनामी पोस्टर के बारे में तब पता चला जब गोवा में उस दौरान मौजूद कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने उन्हें पहचान लिया और उस पोस्टर का हवाला दिया। सगत सिंह ने उस इनामी पोस्टर को एक मेडल की तरह लिया और मजाक में कहा था कि पुर्तगालियों ने उनकी कीमत कम लगाई है। 1967 में नाथुला संघर्ष के दौरान चीन की सेना ने भारतीय चौकियों पर हमला किया। हालात गंभीर थे और ऊपर से आदेश का इंतजार हो रहा था। वहां जनरल सगत सिंह की तैनाती थी। उन्होंने स्थिति समझते हुए तुरंत तोपखाना मंगवाया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। परिणाम स्वरूप चीन के 300 से अधिक सैनिक मारे गए और भारत ने नाथुला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जनरल सगत सिंह की भूमिका निर्णायक रही। पाकिस्तानी फौज ने तब मेघना नदी का पुल उड़ा दिया था ताकि भारतीय सैनिक और टैंक बांग्लादेश में न घुस सकें। ऐसे में मदद आने का इंतजार किए बगैर जनरल सगत सिंह ने हेलीकॉप्टर से सैनिकों को नदी पार कराने का साहसिक फैसला लिया। 9 हेलीकॉप्टरों ने 60 उड़ानों में 584 सैनिकों को पार उतारा। ये फैसला उन्होंने अपने अफसर को नाराज करके लिया था। इस युद्ध में भी उन्होंने गोवा के ऑपरेशन विजय की तरह गजब की तेजी दिखाई और अपने तेज फैसले से बांग्लादेश युद्ध का रुख बदल दिया। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कई कोशिशें पाकिस्तान ने की। उनके हेलीकॉप्टर पर 64 गोलियों के निशान मिले थे। 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया तो उसकी ऐतिहासिक तस्वीर दुनिया के सामने आई। में जनरल सगत सिंह भी मौजूद थे। 1971 की लड़ाई के बाद तमाम लोगों को वीर चक्र और महावीर चक्र मिले, प्रमोशन दिए गए, लेकिन जनरल सगत सिंह को भुला दिया गया। ये बेहद अफसोस की बात रही, जबकि उनके दौर के कई अफसर बाद में खुलकर कहने लगे कि जनरल सगत सिंह आर्मी चीफ बनने की योग्यता रखते थे, लेकिन उनकी जानबूझकर अनदेखी की गई। गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय पर दुनिया 2 धड़ों में बंट गई। जहां सोवियत संघ यानी आज का रूस भारत के साथ खड़ा था, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन इस सैन्य कार्रवाई के लिए भारत की तीखी आलोचना कर रहे थे। वो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ठहरा रहे थे। अमेरिका की बौखलाहट की बड़ी वजह यह थी कि तब भारत के कहने पर मिस्र ने सुएज नहर का रास्ता बंद कर दिया, जिससे पुर्तगाली नौसेना समेत नेटो देशों की सेना का भारत तक जल्द पहुंचना मुश्किल हो गया। ये एक लिहाज से नेटो सैन्य संगठन पर सीधी चोट थी। इसलिए ऑपरेशन विजय को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और मांग की कि भारतीय सेना तुरंत पीछे हटे। तब सोवियत संघ ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को गिरा दिया। सोवियत संघ ने भारत की सैन्य कार्रवाई को ऐतिहासिक न्याय कहा, गोवा पर भारत के हक को सही ठहराया। दिलचस्प बात तो यह थी कि पाकिस्तान भी गोवा पर भारत की सैन्य कार्रवाई के विरोध में था, जबकि ज्यादातर एशियाई देशों ने भारत का समर्थन किया था। दरअसल पुर्तगाली शासन के 450 सालों ने गोवा को पूरी तरह क्रिश्चियन कल्चर में ढाल दिया था। इसलिए आजादी के वक्त पाकिस्तान ने गोवा को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वहां का माहौल इस्लामिक तहजीब के खिलाफ था। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से आजादी दिलाई, तो उसे भारतीय सेना की इस जीत पर तीखी मिर्ची लग गई। भारत के हाथों अपनी कई